एक उद्देश्य प्रधान रचना के रूप में राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी में युग की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक इत्यादि विविध परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक शैली में चित्रण हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक परिस्थिति बड़ी तीव्रता से बदलती गई। जीवन के हर क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। सत्ता व संपत्ति का नशा लोगों पर छा गया। इसका वर्णन लेखक ने आरंभ में किया है। ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाज़ा खोलकर डैने की तरफ फैला दिया गया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई। साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उसके वहाँ होते कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। संपत्ति के साथ ड्राइवर का किसी पुलिस अफसर से खास संबंध है, जिसके कारण वह इतना घमंडी बन गया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सामाजिक नीति बन गई है कि संपत्तिवान और सत्तावान मनुष्य सामाजिक, प्रशासकीय, नैतिक नियमों एवं कानूनों को तोड़ने में अपनी प्रतिष्ठा समझता है। यातायात विभाग में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करना भी कथाकार का उद्देश्य रहा है। उनके उतरते ही पिंडारियों की जैसी लूट खसीट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैंक व्यू मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह खराब निकला। फिर इस पर बहस शुरू थी कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। ट्रक ड्राइवर को इससे छुटकारा पाने के लिए 2 रुपये की रिश्वत दी। इस प्रकार रिश्वत और भ्रष्टाचार आधुनिक समाज के अंग बन गए हैं। पुलिस से लेकर शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी इस रोग के शिकार हैं। स्वतंत्र उत्तर काल में व्यापारी भी बेईमान बन गए हैं। सभी पदार्थों में मिलावट तथा काला बाजार करना उनके अधिकार बन गए हैं। सनीचर की दुकान में सभी प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, जो खुले रूप में बेचना गैरकानूनी बात थी। इस कोटि के माल में बहुत सी अंग्रेजी दवाइयाँ मिली थी, जिनका उद्गम स्थानीय अस्पताल के स्टोर में था। उन्होंने पाउडर वाले अमेरिकी दूध के डिब्बे थे, जिनका उद्गम स्थानीय प्राइमरी स्कूल में था। इस तरह के पदार्थों में कुछ वे पदार्थ आ जाते थे जो सिर्फ छिपाकर खरीदे जा सकते थे। इनमें गांजा, भंग और चरस थे। स्वतंत्रता के बाद भूदान आंदोलन, वन संरक्षण, वन महोत्सव इत्यादि आंदोलन उत्साह के साथ शुरू हुए थे, पर तुरंत खोखले सिद्ध हुए। सहकारी संस्थाएं केवल सरकार से अनुदान प्राप्त करने के साधन मात्र थे। इनको चलाने वाले कार्यकर्ता केवल अपना स्वार्थ देखते थे। यूनियन में गबन को लेकर वैद्य जी कहते हैं, हमारी यूनियन में गबन नहीं हुआ था। इस कारण लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखते थे। अब तो हम कह सकते हैं कि हम सच्चे आदमी हैं। गबन हुआ है और हमने छिपाया नहीं है। वैद्य जी आगे बड़े अभिमान से कहते हैं, अब जो करना है सरकार करे। यह तो सरकार सुपरवाइज़र को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करे या कुछ और करे, जो भी हो। यदि सरकार चाहती है कि हमारी यूनियन जीवित रहे और उसके द्वारा जनता का कल्याण होता रहे, तो उसे यह हर्जाना भरना पड़ेगा, अन्यथा यह यूनियन बैठ जाएगी। गाँवों में फैले अंधविश्वास और रूढ़ियों का चित्रण करना भी कथाकार का उद्देश्य रहा है। सनीचर जो गांव का मुखिया बनना चाहता है,
मंदिर के बीचों बीच बैठकर जगदम्बिके का नारा लगाता है। रंगनाथ कांस की फुनगी में गांठ लगाता है, यह मानकर कि वह हनुमान जी की गांठ है। स्वतंत्रता के पश्चात गांव में गरीबों के साथ साथ गंदगी का भी साम्राज्य छाता रहा है। शिवपालगंज के बस अड्डे की गंदगी, सुअर द्वारा फैलाई गई गंदगी, प्रातः कर्म के लिए लंबा चौड़ा मैदान आदि अनेक चित्र उपन्यास में भरे हुए हैं। सरकारी दफ्तरों की कार्यपद्धति और पुलिस की कार्यपद्धति की और भी कथाकार का संकेत स्पष्ट है। पुलिस की कार्यपद्धति का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं, कोई किसी को मार दे तो वे हवा की तरह मौके पर जाकर मारने वाले को पकड़ लेंगे, मरे हुए कब्जे में कट लेंगे, उसके खून से तर मिट्टी को हांडी में भर लेंगे और उसके मरने का दृश्य देखने वालों का दिव्य दृष्टि दे देंगे, ताकि वे किसी की भी अदालत में जो कुछ हुआ है उसका महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बना सके। पुलिस का गवाह बनने वाले व्यक्ति को फंसाया जाता और उसे सजा दी जाती। अदालत के क्लर्क, छोटे बड़े अफसर, पुलिस वाले सब रिश्वत लेते हैं। मानो रिश्वत लेना और देना वर्तमान में युग धर्म बन गया है। बदलती हुई आधुनिक राजनीति परिस्थिति का चित्रण खड़ा करना लेखक का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। स्वतंत्र उत्तर नेताओं का प्रतिनिधि वैद्य जी के कार्यक्षेत्र का वर्णन करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, वैद्य जी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहाँ की कॉलेज था, जहाँ उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते थे। गांधी जी की आत्मा की आवाज़ को इन नेताओं ने कितना विकृत बनाया, यह बतलाते हुए लेखक का कथन है, अन्न वस्त्र की कमी की चीख पुकार, दंगे फसाद के चित्कार, इन सबके तर्क के ऊपर सच्चा नेता सिर्फ आत्मा की आवाज़ सुनता है। अधिकारी लालसा तथा स्वार्थ के ये पुतले बहाना इस तरह का करते थे कि मानो इनका नेतृत्व समाज के कल्याण के लिए ही है। कथाकार ने व्यंग्यपूर्ण शैली में वैद्य जी जैसे नेताओं की पोल इस प्रकार खोली है। वास्तव में वे उन पदों पर काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पदों का लालच न था, पर उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कामों को निभाने वाला कोई आदमी ही न था और वहाँ जितने नवयुवक थे वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे। इसलिए उन्हें बुढ़ापे में इन पदों को संभालना पड़ा था। ऐसे नेताओं की कथनी और करनी में बड़ी असंगति होती है। शिवपालगंज के विकास का उन्होंने ठेका ही लिया है, नेतागिरी उनका धंधा है। राजनीतिक गंदगी का विस्तृत वर्णन संपन्न बाबू के द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत हुआ है, देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है, यह तो कुछ भी नहीं हुआ। पिताजी जिस रास्ते में हैं उसमें इससे भी आगे कुछ करना पड़ता है। दुश्मन को जैसे भी हो चित करना चाहिए, यह न चित कर पाए तो खुद चित हो जाएंगे और फिर बैठे चूरन की पुड़िया बांधा करेंगे और कोई टका को भी न पूछेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात जीवन मूल्यों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। नैतिकता चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है, तब बढ़िया दिखता है। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है, यह उसी के लिए है। वर्तमान शिक्षा पद्धति की
दुर्दशा को उजागर करना लेखक का एक और उद्देश्य रहा है। वर्तमान शिक्षा पद्धति एक कुतिया है जिसे कोई भी लतिया सकता है। आज अध्यापकों की रुचि पढ़ाने में उतनी नहीं है जितनी अपने व्यक्तिगत कामों में होती है। मास्टर मोतीराम जैसे अध्यापकों के लिए कहते हैं, दिन रात पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं कि यह करो, वह करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। कॉलेज की प्रिंसिपल सरकार से पैसे ऐंठने में ही विश्वास करते हैं। कॉलेज की खेती में अपनी भैंस चराना, अपने रिश्तेदारों को अध्यापक की नौकरी दिलवाना आदि भ्रष्टाचार वह फैलाते रहते हैं। एमए के बाद रिसर्च की बात को लेकर रंगनाथ कहता है, घास खोद रहा हूँ। बुद्धिजीवी अध्यापकों की चापलूसी, थोड़े से पैसे के बदले थीसिस लिख देना, विदेश जाने की हवस में अपमान सहन करना, भला बुरा सब कुछ करना, अपने को बेचना इत्यादि की और भी लेखक ने संकेत किया है। अध्यापकों को जितनी तनख्वाह मिलती है उससे दुगुनी रकम पर हस्ताक्षर करवाना, अपने पक्ष के छात्रों को परीक्षा में चोरी करवाना, अध्यापकों की छात्रों के द्वारा मारपीट आदि की और भी राग दरबारी में दृष्टिपात किया गया है। कॉलेज की प्रिंसिपल सरकार से पैसे ऐंठने में ही विश्वास करते हैं। कॉलेज की खेती में अपनी भैंस चराना, अपने रिश्तेदारों को अध्यापक की नौकरी दिलवाना आदि भ्रष्टाचार वह फैलाते रहते। एमए के बाद रिसर्च की बात को लेकर रंगनाथ कहता है, घास खोद रहा हूँ। बुद्धिजीवी अध्यापकों को चापलूसी, थोड़े पैसे के बदले में थीसिस लिख देना, विदेश जाने की हवस में अपमान सहन करना, भला बुरा सब कुछ करना, अपने को बेचना इत्यादि की और भी लेखक ने संकेत किया। अध्यापकों को जितनी तनख्वाह मिलती है उससे दुगुनी रकम पर हस्ताक्षर करवाना, अपने पक्ष के छात्रों को परीक्षा में चोरी करवाना, अध्यापकों की छात्रों के द्वारा मारपीट आदि की और भी राग दरबारी में दृष्टिपात किया गया। राग दरबारी के बारे में डॉक्टर ज्ञानचंद्र गुप्त का मत है कि भारतीय गांवों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जिंदगी के विविध परिदृश्य इन व्यंग्यों से बड़े ही जीवंत बन पड़े हैं। ग्रामीण जीवन के सभी पहलू राग दरबारी में अभिचित्रित है। समग्रतः स्वतंत्रता के पश्चात गांव की राजनीतिक तिकड़मबाजी, सामाजिक उथल-पुथल, आर्थिक विषमता एवं नैतिक ह्रास, शिक्षा की गिरावट और सांस्कृतिक पतन इत्यादि विभिन्न अंगों को चित्रित करने में लेखक को सफलता मिली है।